नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज 22 मार्च है और सुबह के 7 बज चुके हैं। जैसा कि भारत सरकार के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज निर्देश दिया गया है कि पूरे देश को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी बनके हम सभी के सामने आई है और भारत जैसे विकासशील देश में यह हमारे लिए एक संकट की घड़ी है। लेकिन जब हम और आप जैसे युवा इससे डट के मुकाबला करेंगे तो यह संकट कहीं भी रफू चक्कर हो सकती है, किसी भी क्षण यह खत्म हो सकती है। बस हमें और आपको डट के रहना है। क्योंकि आज जनता कर्फ्यू है, इसका अर्थ यह है कि सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक जब अति आवश्यक काम न हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम न हो, आप अपने घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो आपका पहला दायित्व ही पढ़ाई करना है, आपका पहला दायित्व ही शिक्षा को ग्रहण करना है और अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले तो आपका दायित्व ही है कि आप लगातार अपने पढ़ाई से जुड़े रहें, उसके लिए घर में रहें। लेकिन फिर भी अगर आपका यह भी दायित्व है कि आप घर के धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने राष्ट्र के लिए भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और अपना कर्तव्य का निर्वहन आज इस संकट की घड़ी में यही हो सकती है दोस्तों कि खुद से दूरी बनाए रखें, खुद समाज से दूरी बनाए रखें, अपने परिवार के साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए आज जागरूक करें फोन के माध्यम से ही कि आप आज अति आवश्यक काम ना हो तो बाहर ना जाए। क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है और आपके एग्जाम के नज़दीक आने के साथ साथ आपकी भी कुछ प्रेशर बढ़ रही होगी और आपके पढ़ाने वाले हम जैसे मेंटर्स की भी प्रेशर बढ़ रही है कि आपको एग्जामिनेशन का अच्छे से अच्छे तरीके ढंग से प्रिपरेशन कराया जाए। क्योंकि यह एक वैश्विक महामारी है, सबके सामने संकट आ चुका है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी टीम भी अभी बुरी तरह से बिखर चुकी है। क्योंकि बनारस में BHU में खास करके पूरी तरह से तालाबंदी का माहौल है, सभी हॉस्टल खाली कराए जा चुके हैं, सभी मेस कैंटीन बंद है, तो सभी मेंटर अपने अपने गाँव जा चुके हैं। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहीं से आपके लिए जो भी संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके आपको मदद की जाए, आपको जितना संभव हो सके उतना प्रिपरेशन में मदद किया जाए। तो आपका भी दायित्व है कि आप अपने लिए पढ़ें, अपने परिवार के लिए पढ़ें, अपने क्षेत्र के लिए पढ़ें, अपने राज्य के लिए पढ़ें, अपने देश के लिए पढ़ें और इस संकट से भी लड़ें। तो आप और हम आगामी 1 घंटा तक तो साथ में रहेंगे ही, लेकिन आप लगातार इससे जुड़े रहें और अपना एग्जामिनेशन पे ही फोकस करें। कोरोना एक संकट है जो आपको आपके कमरे में बंद कर रही है। कोई भी संकट आती है दोस्तों तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव लाती है। आपका पॉजिटिव चीज यही है कि आप अपने कमरे में रहें, खूब पढ़ते रहें, जितना अधिक से अधिक हो सके आप पढ़ते रहें। इस कारण अभी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ, मैं कोरोना से लड़ूंगा। गो कोरोना गो बैक, इस तरह से आप उत्साहवर्धन करिए, अपना भी, हमारा भी और देश का भी। जो भी इस चैनल को देखेगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा, सबको लगेगा कि नहीं, हमारी जनता जागरूक है, हमारे लोग जागरूक है। तो सबसे पहले आप कमेंट करिए कि हाँ, मैं कोरोना से लड़ूंगा और जनता कर्फ्यू का पालन करूंगा। अभी सुबह के 7 बजे हैं, अभी आप प्रतिज्ञा करिए हमारे साथ कि आप जनता कर्फ्यू का पालन जरूर करेंगे। अति आवश्यक काम ना हो तो आज घर से बाहर कदम तक नहीं रखेंगे दोस्तों। एक दिन अगर आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आपके माध्यम से यह जो घातक बीमारी है कहीं एक दूसरे जगह पहुंच गया, कहीं किसी गरीब के पास पहुंच गया, तो सोचिए उसका जीवन खत्म हो जाएगा। जो रोज कमाने वाले लोग हैं उसका जीवन भी इस बीमारी खत्म कर दे सकता है। इस कारण आप खुद जागरूक बने, औरों को भी जागरूक करें। इस संकट की घड़ी में हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ रहें, यही सबसे बड़ी बात है। और एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? अभी दूरी बना के। अभी दूरी कैसा? सोशल डिस्टेंस, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम एक दूसरे के समीप अभी नहीं जाएंगे, परोक्ष रूप से फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ जरूर रहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी जाने से बचिए। अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपना कलम, अपना किताब, अपना बुक, अपना वीडियो, उसको बस फॉलो करते रहें। तो सबसे पहले आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप कमेंट अभी करें कि गो कोरोना गो और हम जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
अभी हम आगामी आपके साथ 1 घंटे में रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे जो इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आप उसका क्या अप्रोच लें, उस पर बात करने वाले हैं। उस अप्रोच में हम आपको जो पहले आपका कोर्स ले चुके हैं हमारा, उनको तो बता ही चुका हूं किस प्रकार हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन के साथ। जो कोर्स नहीं भी लिए हैं किन्हीं भी कारणों से, वो भी इसमें सीख सकते हैं कि इसमें कैसे हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा किससे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा एक रैंकिंग से सवाल से। देखिए, पहला सवाल हमारा है 15th स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन ए हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक हॉरिजॉन्टल रो में 15 स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं हिंदी में उसका अनुवाद आपको कर दे रहा हूं। 15th स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ ऑल द ऑड नंबर स्टूडेंट्स इन द रो आर शिफ्टेड टू सक्सेसिव ऑड नंबर्ड पोजीशंस, what will be position of Sonam who was 7th from the left end in row initially? बात समझिएगा, 15 स्टूडेंट हैं, ठीक? कितने हैं? 15। एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितना हो गया? 15 स्टूडेंट हैं। एक रो में सब लोग खड़े हैं, ठीक है, बाएं से दाहिने। फिर उसके बाद कह रहा है क्या? इफ ऑल द ऑड नंबर स्टूडेंट्स, हम लोग इसका काउंटिंग भी कर देते हैं, नंबरिंग भी कर देते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कह रहा है इफ ऑल द ऑड नंबर स्टूडेंट्स इन द रो आर शिफ्टेड टू सक्सेसिव ऑड नंबर पोजीशंस। जो ऑड नंबर पे स्टूडेंट्स हैं वो शिफ्ट करते हैं ऑड नंबर पोजीशन पे, मतलब 1 वाला 3 पे, 3 वाला 5 पे, 5 वाला 7 पे, इस प्रकार क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं, सक्सेसिव ऑड नंबर पोजीशन। तो व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ सोनम हु वाज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो सोनम का पोजीशन क्या होगा जो बाएं से 7वें पोजीशन पर थी? बात समझने का प्रयास करिएगा। जो बाएं से 7वें पोजीशन पे थी वो आगे क्या हो जाएगी? तो देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है 8 फ्रॉम लेफ्ट एंड, 7th फ्रॉम राइट एंड, 8 फ्रॉम राइट एंड, 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड और नन ऑफ दीज। तो 1 वाला 3 पे चला गया, 3 वाला 5 पे चला गया, 5 वाला 7 पे चला गया, 7 वाला किस पे चला गया दोस्तों? 9 पे चला गया। मतलब सोनम कहां पे आ गई? यहां पे आ गई। सोनम अब यहां पे आ गई, हमको मालूम है कि सोनम यहां पे आ चुकी है। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट इंड से 8वें नंबर पे, बिल्कुल नहीं है, पहला गलत। दूसरा कह रहा है 7th फ्रॉम राइट एंड, राइट इंड से 7वां। तो आपको लेफ्ट और राइट मालूम है, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। तो राइट इंड से क्या कह रहा है? किसमें पोजीशन में? 7वें पे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारा राइट आंसर यहीं पे आ चुका है। राइट इंड से 7वें पोजीशन पे सोनम बैठी हुई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं। तो ये रहा हमारा क्या? पहला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमारी जो BHU वर्ल्ड है वो BHU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन कराती है, जिसमें हमारा मुख्य कोर्स जो क्या है? BSc एग्रीकल्चर है, BSc मैथ है, BSc बायो है, BSc नर्सिंग है, BA आर्ट्स और सोशल का कॉमन टेस्ट है, BA LLB है और LLB है। ये हमारा मुख्य कोर्स है। इसके लिए हमारा पेड कोर्स चलता है, जिसमें लास्ट बैच आ चुकी है, उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। इसमें आपको 1 महीने में ही पूरी तरह से प्रिपरेशन करा दी जाएगी BHU की, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कोर्स को हायर करते हैं तो 1 महीने जी तोड़ मेहनत करके, जितना समय आपको लगे उतना समय देके आप BHU जैसे विश्व के श्रेष्ठ संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं। तो आप इसके लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उस पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। उसमें कैसे एडमिशन ले इसकी जानकारी ले सकते हैं, उसमें कैसे फी पेमेंट कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन टेस्ट का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, जो आपके ऊपर लिखा चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है। आप उसे ध्यान से सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करिए और उसके बाद
सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले पढ़िए, कहा क्या रहा है, ए पर्सन वॉक 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। देयर फ्रॉम ही मूव्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद वो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। फ्रॉम दैट प्लेस ही वॉक्स 6 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। वहाँ से वो 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। हिज लास्ट पॉइंट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो इसका लास्ट पॉइंट है उसके प्रथम पॉइंट से किस दिशा में है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आए, आपका दायित्व ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहे, सबसे पहले तो आपको इसमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, जो अगर आपको नहीं है तो मैं अभी आपको कराऊंगा, और अगर आपको इसका नॉलेज है तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उस रूप से आगे बढ़ते रहना है। आपका यही मुख्य रूप से काम है। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पूरब, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता दूं। देखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्शन चार्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जो एरिया हो जाता है नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ये जो होता है साउथ वेस्ट हो जाता है, ये जो होता है साउथ ईस्ट हो जाता है, और ये जो हो जाता है नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ठीक, यही आपका डायरेक्शन है। और आपसे क्वेश्चन इसी में घुमाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, इन तीनों के बीच, सभी का बीच का एंगल 180 डिग्री। एक एंगल से भी घुमाए तो हम लोग ऐसे घूम सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक जो व्यक्ति है 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है। तो हमने क्या करना है, 8 किलोमीटर सबसे पहले इसको पूरब दिशा की ओर चला दिए। पूरब इधर है, आपको मालूम है, यहाँ पे आ चुका है ये। उसके बाद यह 5 किलोमीटर, ही मूव्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है दोस्तों, देखिएगा यहीं पे आके हम यहाँ पे डायग्राम बना लिए। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यही होगा। इस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो कितना जाता है, वो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में जाता है। तो हमने इसको क्या किया, नॉर्थ वेस्ट में 5 किलोमीटर भेज दिया। अब इसको नॉर्थ वेस्ट में भेजने के बाद फ्रॉम दैट प्लेस ही वॉक्स 6 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। यहाँ जाने के बाद, यहाँ जब ये चला गया 5 किलोमीटर, तो यहाँ से वो 6 किलोमीटर, यहाँ से वो 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जाता है। ये 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, साउथ डायरेक्शन में जाता है। यहाँ से ये 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जाता है। यहाँ से ये 5 गया, सबसे पहले यहाँ से ये 5 किलोमीटर जाता है, इधर 5 किलोमीटर गया, और यहाँ से ये 6 किलोमीटर यहाँ आता है। यहाँ से किधर आता है, 6 किलोमीटर आता है साउथ में, 6 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। यहाँ से ये 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में आता है। क्लियर। तो कह रहा है हिज लास्ट पॉइंट विल बी, हिज लास्ट पॉइंट विल बी इन डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जो इसका लास्ट पॉइंट है वो कितना दूर है, कितना मतलब किस दिशा में है, आपसे यही पूछ रहा है। जो इसका लास्ट पॉइंट है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा की ओर है। तो आपसे कह रहा है सबसे पहले पूरब में गया, उसके बाद ही मूव्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये कितना गया, 5 किलोमीटर जाता है। ये 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में जाता है। उसके बाद 5 किलोमीटर होगा तो ये तो कम जाएगा ना 8 से, सबसे बड़ी बात ये है 5 किलोमीटर तो कम जाएगा। उसके बाद ये 6 किलोमीटर गया, तो यहाँ ये आ गया कितना, 6 किलोमीटर इधर आ गया, और यहाँ पे ये चुपचाप खड़ा है। ठीक, तब क्या हुआ, ये कह रहा है हिज लास्ट पॉइंट विल बी इन डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपसे क्या ऑप्शन है, सबसे पहला साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। तो आपको यही देखना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे किस डायरेक्शन में ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में ये है, आपसे यही पूछ रहा है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है।
सबसे पहले 8 गया, फिर 5 गया, फिर 6 गया। रीजनिंग में इसी टाइप का सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इससे ज़्यादा उलझाओ या फिर हार्ड नहीं आएगा। और हार्ड आएगा भी तो कोई भी रीजनिंग का सवाल दोस्तों हार्ड नहीं होता है, बस आपके माइंड का फर्क है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बस बताइएगा, इसको कमेंट बॉक्स में करके रखिए, कमेंट बॉक्स में इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बस इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। एक सिंपल सा सवाल है, बताइए कि इसका, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। आप इसे बताइए कि इसके क्या इसका आंसर होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपको जैसे ही पता चलेगा कि क्वेश्चन है तो 4, 9, 16, 25 दिखाई देगा, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है, किसी न किसी टर्म का ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आपको मालूम है कि जब सीरीज है किसी खास पैटर्न में आगे बढ़ता है तो अगला जो है वो किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। तो इसका 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो ये 36 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप इसे आसानी से सीरीज के सवाल को हल कर सकते हैं। बस आपको बस हल्का सा आपको माइंड यूज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। हल्का सा माइंड यूज करिए और खूब प्रैक्टिस करिए। आप घर पे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है, उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। एक बात, आप पढ़ने के समय एक चीज अपने माइंड में जरूर रखें कि आप पढ़ किसके लिए रहे हैं। आप जो ये मेहनत कर रहे हैं ये कर किसके लिए रहे हैं, तो आपके माइंड में आएगा या तो अपने लिए कर रहे हैं या फिर अपने परिवार के लिए। आप किसी को और कुछ नहीं देने वाले हैं, अपने लिए अगर आप बेस्ट अपना करते हैं तो आप सबसे पहले सुदृढ़ होंगे, उसके बाद आपके माता पिता सुदृढ़ होंगे। माता पिता सबसे पहले आपको अपने ऊपर गर्व होगा, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा, उसके बाद आपके गांव को, आपके समाज को, आपके क्षेत्र को, उसके बाद धीरे धीरे स्टेट, कंट्री, सबको आपके ऊपर प्राउड होने लगेगा। सिर्फ एक चीज, आपका मेहनत ही इसको साकार कर सकता है, अन्यथा दुनिया का कोई चीज आपको ये नहीं दे सकता है जो आपको चाहिए। आप अगर कुछ अचीव करते हैं तो अपने मेहनत के दम पे ही अचीव कर सकते हैं। लक बहुत कम काम करता है, अगर आपके साथ लेबर उसमें मिल जाए, मेहनत आपका मिल जाए। कहा जाता है कि लक और लेबर जब एक बार मिल जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और आपके पास अभी वही टाइम है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जीवन का, भी वो चल रहा है। अगर आप इस टाइम में मेहनत कर लिए तो आगामी जीवन हो सके इससे बहुत बेहतर जाएगा। लेकिन अगर आप अभी कहीं और व्यस्त हो गए, किसी और दुनिया में व्यस्त हो गए, कहीं कुछ ज़्यादा इंटरटेनमेंट में व्यस्त हो गए, तो आपको शायद आगे वो लाइफ ना देखने को मिले जो आपके माता पिता आकांक्षा करते हैं, जो आपका देश समाज आपसे आकांक्षा करता है, जो हम आपसे आकांक्षा करते हैं, जो पूरी टीम आपसे आकांक्षा करती है। कि आप जब हमारे ये वीडियो देख रहे हैं इसका अर्थ ही है कि आप सिंसियर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो हम पूरी तरह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सिंसियर हैं, पढ़ाई के प्रति सिंसियर हैं। बस इस सिंसियरिटी को काबिलियत में बदलना है और उसको रिजल्ट के रूप में लाने के लिए मेहनत एक फैक्टर है। क्योंकि कहने और सुनने से कुछ नहीं होता है। मैं कह दिया, आप सुन लिए, कुछ समय के लिए आपके दिमाग में असर करेगा, फिर आप छोड़ देंगे, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए आगे के लिए बहुत बेहतर होगा। आपका यहाँ स्वागत रहेगा BHU में, अगर आप इसे पास करके यहाँ आएंगे तब। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या रहा है कि फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन फिगर। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है जो क्वेश्चन में, आपको मालूम है W ऊपर लिखा हुआ है, W 30 है, I 10 है, K 11 है और Q क्या है, 17 है। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ यही चीज़ कि आपको अल्फ़ाबेट का पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो आपको मालूम है कि I का जो रियल मार्क्स होता है वो 9 होता है। I का रियल मार्क्स कितना होता है, 9 होता है। J का कितना होता है, 10 होता है। I J K का कितना होता है, 11 होता है। K का यहाँ 11 होता है। उसके बाद E J O, O का 15 होता है, P का 16, Q का 17 होता है। Q का 17 होता है, Q का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पे I का 9 है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। K का यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। आपको मालूम है
y का 20 होता है, u भी WXY, तो w का कितना हो जाएगा EJOTY, तो 25 होता है y का, यहाँ पे 23 कितना हो जाएगा w का, तो w का यहाँ पे 23 है, k का यहाँ पे 11 है, q का यहाँ पे 17 है। मतलब इसका जो है रियल जो यहाँ पे काउंटिंग है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि q का 17, q का जो होता है क्या 17 यहाँ पे दिया हुआ है, k का जो 11 है जो रियल इसका न्यूमेरिकल मार्क्स है दिया हुआ है, w का 23 यहाँ जो रियल है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन i का 9 होता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इस कारण क्या हो जाएगा इन सबों से अलग हो जाएगा। बस यही छोटा सा क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ऊपर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप उसे ध्यान से देखिए। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या क्या रहा है, जो पहला वाला फिगर है हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। पेपर कटिंग में करते क्या है, जैसे वो मोड़ना शुरू करे उसी के बाद हम लोग उसे खोलना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले क्या किया है उसको आधे में कर दिया है, देख रहे हैं आप, उसके बाद नीचे से ऊपर कर दिया है, उसको नीचे से कर दिया है। जब ये छोटा सा स्क्वायर बन गया दोस्तों, जब ये छोटा सा स्क्वायर बन गया तो उसमें दो क्या कर दिया है होल कर दिया है, यही काम किया है ना। तब देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया, यहाँ पे दो होल कर दिया, ठीक, यही सबसे छोटा वाला पिक्चर है। हमको क्या करना है, इसको खोलना है, इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, जिस प्रकार से ये क्लोज हुआ था हमें उसी प्रकार से इसको ओपन करना होगा। तो ये क्लोज कैसे हुआ था, इधर एक बंद है तो हमें एक इधर इसका खोलना होगा, एक इधर खोलना होगा। तो ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला जो होल है यहाँ पे आ जाएगा, और एक पार्ट इसका यहाँ खोलना होगा, तो ये वाला पिक्चर यहाँ आ जाएगा। यही खुला था ना, देखिएगा सेकंड वाले बीच वाले पिक्चर में यही पार्ट है, सबसे लास्ट वाले में ये है, उसके बाद बीच वाले में ये वाला पार्ट है। क्लियर। अब हमको ये पार्ट पता चल चुका है कि ये ऐसे है, पूरी तरह से ये बराबर पे है, ठीक। अब क्या करना है, इसको ओपन कर देना। अब ये बीच वाला हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि यह तो मोड़ने का निशान था सिर्फ ना, और तो कुछ था नहीं, ये तो सिर्फ मोड़ने का निशान था। अब क्या होगा, इसको हम लोग पूरी तरह से खोल देंगे। जब पूरी तरह से दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो सोचिएगा, इसको जब पूरी तरह से ओपन करेंगे तो आप ही देखिए, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, यही होगा ना, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है उठ के कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पार्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये वाला जो पार्ट है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो चारों जो कटिंग का निशान है, ये जो चारों फोल्डिंग का निशान है, उसको मिटा देंगे और ऑप्शन में हम खोजेंगे कि कौन ऐसा ऑप्शन है। तो हमको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो पहला है यही इसका करेक्ट आंसर है। तो पेपर फोल्डिंग का यही मुख्य क्वेश्चन होता है, और इसी क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। पेपर फोल्डिंग में कोई भी क्वेश्चन आए, पेपर फोल्डिंग का किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, हम लोग को जो सबसे बेसिक छोटा फॉर्म रहता है उससे उसी प्रकार ओपन करते हैं जैसे उसको क्या किया गया था, क्लोज किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है डाइस का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा डाइस के क्वेश्चन में कह रहा है 4 टाइप का डाइस हमको दिया गया है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। 4 फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। 4 टाइप का डाइस हमको शोन किया गया है। In this dice are shown, in this dice which digit will be on the surface opposite to digit 4। तो 4 के अपोजिट में कौन होगा, मैं आपको बता चुका हूं अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल्ड होंगे तब, नहीं तो अगर आप नहीं इनरोल्ड है तो जानिए कि डाइस में अपोजिट कैसे निकाला जाता है। हमको कह रहा है कि 4 का अपोजिट निकालिए, तो हम सबसे पहले 2 ऐसे डाइस को खोजेंगे जिसमें कुछ कॉमन हो, जिसमें कुछ क्या हो, कॉमन हो। जैसे देखिए हम लोग 1 और 2 को खोजते हैं, हम लोग 1 और 2 को निकालते हैं, ठीक, या फिर 2 और 3 को लेके चलते हैं। चलिए 2 और 3 को लेके चले, तो 2 और 3 को हम देखते हैं तो 6 और 5 हमको शो कर रहा है सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में भी 6 और 5 शो कर रहा है। तो आपको मालूम है एक सिंगल कॉमन होता है, एक होता है सिंगल कॉमन और एक होता है डबल कॉमन। एक होता है क्या, डबल कॉमन।
तो हम सेकेंड और थर्ड वाला जो डाइस है उसमें डबल कॉमन है। डबल कॉमन कौन कौन है? 5 और 6 इसमें डबल कॉमन है। तो डबल कॉमन का कंसेप्ट है कि अगर दो डाइस में डबल कॉमन दिखाई दे तो जो सिंगल कॉमन रहता है, जो सिंगल रहता है वही एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं। तो आप बताइए इसमें सिंगल कौन है? 1 है और 4 है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है 4 के अपोजिट में 1 होगा या 1 के अपोजिट में 4 होगा, बात बराबर है। यही काम यहाँ पे हमको क्या करनी है दोस्तों? करनी रहती है। अब देखिए जैसे हम, अगर आपको नहीं यकीन होता है सेकंड थर्ड पे, तो हम थर्ड 4 को कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए हम जैसे ही थर्ड 4 को कॉमन लेंगे तो हमको इसमें 4 ही कॉमन है, सिंगल कॉमन हमारा 4 है। तो सिंगल कॉमन जैसे ही 4 है तो देखिएगा कैसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब सिंगल कॉमन रहे तब हम सिंगल कॉमन को रखेंगे वहीं पे और उसके बाद उसको लेके हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो सिंगल कॉमन को पकड़े 4 को, 4 5 और क्या हो जाएगा 6, 4 5 6 हम लोग क्लॉकवाइज घूम गए और इसमें 4 3 और 2। तो हमको पता चल चुका है 2 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। तो आपको बस यही सवाल सॉल्व करना था। ये सिंपल सा सवाल है, आप सॉल्व कर लिए और इसका कंसेप्ट भी सीख लिए। आप बताइए अगर अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए कि नहीं सर अच्छा लग रहा है, और आपको कैसा सवाल चाहिए आप ये भी बता सकते हैं, और किस प्रकार का वीडियो हम लोगों द्वारा बनाया जाए जिससे आपको सहूलियत मिले, आप ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको मैं बता दूं BHU वर्ल्ड आपको एंट्रेंस से लेके कोर्स के तैयारी कराने से लेके यहाँ एडमिशन कराने तक हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप अगर BHU में एनरोल्ड हो जाएंगे तो BHU वर्ल्ड के मेंटर, BHU वर्ल्ड की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। इस बात के लिए आप श्योर रहिए। अभी आपको हम कोर्स का तैयारी करा रहे हैं, उसके बाद जब आप यहाँ एंट्रेंस देने आएंगे तो हम लोग यहाँ आपको गाइडलाइंस करेंगे कहाँ आपका सेंटर है, अगर आपका सेंटर BHU में आता है तब। उसके बाद जब आप यहाँ काउंसलिंग के लिए आएंगे तो उस समय भी हम लोग आपके साथ रहेंगे। आपकी काउंसलिंग किस प्रकार होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ आपको वेरिफिकेशन कराना है, उन सब पे वीडियो भी बनाएंगे और आपको प्रत्यक्ष रूप से सहायता भी यहाँ करेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ एनरोल्ड होंगे तो एक बड़े भाई की तरह आपको जितना संभव हो सके जरूर गाइडलाइंस करेंगे। इस कारण BHU वर्ल्ड अभी से लेके आगे तक आपके साथ हमेशा रहेगी। बस आप अपना साथ निभाते रहिए, मेहनत करके, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, लगातार क्वेश्चन पूछ के। और हम लोग का हौसला तब बढ़ेगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं और हम लोग BHU का एंट्रेंस जरूर क्वालिफाई करेंगे, हम BHU आ रहे हैं। अगर आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो हमें जरूर उत्साह मिलता है कि हम लोग आपके लिए कुछ और करें। तो चलिए अब अगला सवाल में हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा है दोस्तों वो है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कहा क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग सोसाइटी, टीचर एंड स्टूडेंट। सोसाइटी, टीचर और स्टूडेंट में कौन सा वेन डायग्राम उसमें सही रहेगा? सोसाइटी, टीचर और स्टूडेंट। अब आप ही बताइए, सोसाइटी, टीचर और स्टूडेंट है, इसमें आपको कह रहा है वेन डायग्राम में बताइए। तो आपको मैं वेन डायग्राम सबसे पहले बता दूं। वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी चीज को उसमें हम लोग दर्शाते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। तो जैसे हमको मालूम है यह एक बेसिक सवाल होता है वेन डायग्राम में जो भी पूछा जाता है आपके सोसाइटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड और आपके नोइंग कि आप कितना जानते हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए सोसाइटी, आपको मालूम है कि जो सोसाइटी है उसमें मनुष्य के लिए सोसाइटी बनाई जाती है और उसमें मानव आपस में जब मिल जाते हैं तो एक समाज का निर्माण करते हैं। तो इसके अंतर्गत ही सब कुछ है, जो भी चीज है वो सब अपने सोसाइटी के अंदर ही है। तो सोसाइटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां टीचर भी रहते हैं और स्टूडेंट भी रहते हैं। हाँ, टीचर और स्टूडेंट में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। टीचर एक अलग जाति हुई, स्टूडेंट एक अलग जाति हुई, लेकिन दोनों किसके अंदर है? दोनों इस सोसाइटी के ही अंदर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, एक नहीं होगा क्योंकि एक में दिखाया गया, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आप एक देखेंगे तो सोसाइटी सबसे पहले है, उसके अंदर अगर आपको स्टूडेंट, टीचर है, उसके अंदर स्टूडेंट है, ऐसा दिखाएगा, ये गलत है। स्टूडेंट के अंदर या टीचर के अंदर
डिफरेंट नहीं होता है। सोसाइटी के अंदर दोनों स्वतंत्र रूप से विराजमान है, दोनों स्वतंत्र रूप से हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आपको रीजनिंग को क्या करना रहता है, अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक, अब देखिए जो हमारा अगला सवाल है वो किससे रिलेटेड रहेगा। अगला सवाल जो हमारा है वो है, हाँ, एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड रहेगा। आप उसको ध्यान से बस देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बस देखिएगा ध्यान से। कह रहा है टेक ए बाथ डेली स्टैंड्स फॉर ब्रश योर टीथ ट्वाइस। इसमें एक सेंटेंस दिया गया है कि टेक अ बाथ डेली, टेक अ बाथ डेली। ये किसके लिए स्टैंड करता है दोस्तों? ये स्टैंड करता है ब्रश योर टीथ ट्वाइस, ब्रश योर टीथ ट्वाइस, इसके लिए यह स्टैंड करता है। ठीक, अगला जो लाइन है, बाथ कीप्स क्लीन, बाथ कीप्स क्लीन, ये जो बाथ है कीप्स क्लीन, ये किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रिंग सम ट्वाइस के लिए, ब्रिंग सम ट्वाइस के लिए स्टैंड करता है। एंड सम गुड हैबिट क्लीन अ वाटर टेक अ स्टैंड फॉर प्लीज ब्रिंग अस फ्री सम योर टी, इसके लिए स्टैंड करता है। तो बताइए कि उसमें कीप का क्या अर्थ है। तो इसे बताइए कि कीप का अर्थ क्या है। बस आपसे ये पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन तो बहुत उलझाऊ लग रहा होगा, कह रहे इसमें क्या क्या दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको हल्का सा ध्यान में रखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले टेक अ बाथ डेली, टेक अ बाथ डेली का अर्थ है ब्रश योर ट्वाइस टीथ ट्वाइस। तो हम लोग इसमें करते क्या है कि टेक को हम लोग ब्रश से देख लेते हैं, एक को योर से, बाथ को टीथ से, डेली को ट्वाइस से। अब हम लोग यहाँ देखिए बाथ कीप्स क्लीन, यहाँ पे बाथ कीप्स क्लीन है, तो बाथ इस लाइन में भी है और बाथ इस लाइन में भी है। बाथ इस लाइन, देखिए यहाँ पे जो बात है और इसमें भी बात है। क्लियर? अब इसके दोनों ट्रिक में मिलाइए कि कोई सेम है क्या, इसमें कोई सेम है क्या। तो देखिए इसमें जो बात है, इसमें जो बात है, इसमें भी ट्वाइस है और इसमें भी ट्वाइस है। तो एक बात हमें पूरी तरह से पता चल गई कि बात किसके लिए आएगा, ट्वाइस के लिए आएगा। बात समझ में आ रही है? बात किसके लिए आएगा, ट्वाइस के लिए आएगा। अगला देखिए कह रहा है सम गुड हैबिट्स क्लीन अ वाटर टेक, ये आता है किसके लिए, प्लीज ब्रिंग अस फ्री सम योर टी, प्लीज ब्रिंग अस फ्री सम योर टी के लिए आता है। तो आप बताइए, अब यहाँ पे आ रहा है क्या, अब जो यहाँ पे आ रहा है क्या, ब्रिंग सम ट्वाइस आएगा, ब्रिंग और कहीं है क्या, हाँ ब्रिंग है। ब्रिंग किस में और है, ब्रिंग सेकेंड वाली लाइन में, देखिए थर्ड वाला जो लाइन है, जो सबसे अंतिम लाइन है उसमें ब्रिंग है, और उसमें जो है सम गुड हैबिट क्लीन अ वाटर टेक, ब्रिंग इसमें सेकेंड भी है और इसमें सबसे अंतिम लाइन में भी है। तो बताइए सेकेंड लाइन में भी ब्रिंग है और सबसे अंतिम लाइन में भी ब्रिंग है। तो इसका वाला जो ब्रिंग है ये जिसके लिए स्टैंड करेगा उसमें भी थर्ड जो सबसे अंतिम वाला है वो भी उसके लिए ही स्टैंड करेगा। तो आप मिलाइए इन दोनों में कौन कॉमन है, बाथ कीप्स क्लीन, तो इसमें है सबसे अंतिम वाला में कौन, सम गुड हैबिट क्लीन अ वाटर टेक। तो इसमें भी ब्रिंग किसके लिए आया है, क्लीन के लिए आया है। इसमें ब्रिंग किसके लिए आया है, क्लीन के लिए आया है। और लास्ट लाइन में भी ब्रिंग किसके लिए आया है, क्लीन के लिए आया है। तो अब देखिएगा आसानी से एकदम समझ में हमको आ चुका है कि हमसे पूछ रहा है कीप्स का, कीप्स किसके लिए स्टैंड करेगा। दोस्तों आपको मालूम है कि बाथ किसके लिए स्टैंड करेगा, ट्वाइस के लिए स्टैंड करेगा। क्लीन किसके लिए स्टैंड करेगा, ब्रिंग के लिए स्टैंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, कीप्स जो है सम के लिए ही स्टैंड करने वाला है। कीप्स किसके लिए स्टैंड करेगा, सम के लिए स्टैंड करेगा। इसमें करते क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कॉमन मिलाते हैं कि कॉमन किसके लिए है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट वाला दिया था क्लू, और सेकंड वाले क्लू से हमने बाथ और ट्वाइस का रिलेशन ढूंढ लिया। जो सेकंड वाला क्लू था और जो लास्ट वाला क्लू था उससे हमने क्लीन का रिलेशन ढूंढ लिया। तो हमको बचा क्या है,
कीप्स का, तो कीप्स हमको पता चल चुका है किसके लिए आएगा, सम के लिए आएगा। बात समझ में आई? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है। In the given figure, how many cardboard boxes are not white? देखिएगा इसमें एक व्हाइट दिया गया है, व्हाइट का है क्या, रेक्टेंगल, बॉक्स क्या है क्या, सर्कल, और कार्डबोर्ड का क्या है, ट्रेंगल। ये तीन चीज दिया गया है। ये तीन चीज जैसे ही दिया गया है उसमें कुछ कुछ क्या नंबरिंग दिया गया है। अब कह रहा है इस टाइप का जब सवाल पूछे तो आपको जब सवाल पूछता है तो आप उसी प्रकार उसे चलेंगे। कह रहा है कि ये जो पिक्चर है उसमें ऐसे कितने कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, ऐसे कितने कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट वाइट। तो ऐसे कितने कार्डबोर्ड हैं, हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ऐसे कितने कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं जो उजले नहीं हैं। अब बात समझिएगा, हमको कार्डबोर्ड भी चाहिए, बॉक्स भी चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो उजला ना हो। तो देखिएगा सबसे पहले व्हाइट हमको अलग कर देना है। तो 5, 9, 7, 10 और 8 ये तो सबसे पहले अलग हो गए क्योंकि ये सभी व्हाइट में आ जाएंगे। बचा ऊपर वाला 12, 6 और 4। 12 देखते हैं हम तो 12 सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड है, लेकिन हमको क्या चाहिए, कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए। उसके बाद 4 देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉक्स है। तो हमको क्या चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, ना ही कार्डबोर्ड भी नहीं चाहिए और सिंगल बॉक्स भी नहीं चाहिए, हमको कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए। तो वो क्या है, टोटल 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीएचयू वर्ल्ड आपके लिए और क्या कर सकता है इस बात की भी जानकारी दें, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों मैं फिर से अंतिम बार आपको यही अनुरोध करूंगा कि आज आप जनता कर्फ्यू का जरूर पालन करें, भूल बस भी यह गलती ना करें। अभी आपके छुट्टी का समय नहीं है, यह बात सोचिए आप, और अपने दोस्तों को भी समझाइए कि अभी इमरजेंसी का समय है, अभी आपके देश की हालत छुट्टी लायक नहीं है, अभी आपको संयम बरतने का समय है कि आप आराम से घर पे रहें, लोगों से दूरी बना के रखें। छुट्टी का समय नहीं है कि आप क्रिकेट खेलने लगे या फिर कहीं और गॉसिप करने चले गए। ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे उतना ही इस बीमारी से हम लोग निजात जल्दी से जल्दी पा सकेंगे। नहीं तो आप अभी इटली का अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो इटली की स्थिति, चीन की स्थिति, ईरान की स्थिति देख सकते हैं कि ऐसे कंट्री भी, यहाँ तक कि इवन अमेरिका जो कहा जाता है कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री है, वहाँ की भी स्थिति दयनीय है, वहाँ भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो अपने देश में सोचिए अगर हम जागरूक ना होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे अपने यहाँ बिहार, खास करके बिहार का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, झारखंड का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, राजस्थान का एरिया, इस एरिया में इतनी आबादी है कि कितना ज़्यादा असर कर सकता है। इस कारण आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप आज के दिन कम से कम इसको रोकने का प्रयास करें, कम से कम सोशल रूप से आज बचे जाने से, जिससे क्या हो जाएगा, इसको एक झटका जरूर इस वायरस को लगे कि एक दूसरे शरीर में ना पहुंच पाए। आपकी एक जागरूकता इस बीमारी को रोकने में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। बस यही आपसे अनुरोध है, आप मन लगा के पढ़ते रहिए, घर में रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अभी से ही आपके एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम देंगे, आप बस लगातार प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।